किशोर जी का आपने बयान सुना होगा, बीएस ब्राउन शुगर। आज के लड़के जो स्टूडेंट हैं वो ब्राउन शुगर बेच रहे हैं। बिहार में शराब की बंदी हुई। बिहार को लाख पुलिस क्या है तो दारू पकड़ो, लो और छोड़ो। नमस्कार, मैं सुभाष रजक और आप देख रहे हैं अपना नालंदा, अपना शहर, अपना खबर। और अभी हमारी मौजूदगी है राजगीर में, जहां पे हम बात करेंगे उपेंद्र कुमार विभूति जी से, जो नालंदा से जनसुराज के चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं। तो चलिए इनसे बात करेंगे और जानेंगे इनका चुनावी रणनीति क्या रहने वाला है, किस प्रकार से इनकी तैयारी है। क्या लगता है सर, जनसुराज यहाँ पे अपनी मजबूती पेश कर पाएगी? देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल को बधाई देता हूँ। परिवर्तन संसार का नियम है। बिल्कुल। आप 35 साल से लगभग 1990 से आपने राष्ट्रीय जनता दल की शासन को देखा। उसके बाद 2005 से आपने जनता दल यूनाइटेड का शासन देखा। 35 साल बाद पूरे बिहार के लिए एक नई सौगात, एक नई अभिलाषा, एक नई आशा लेकर जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर जी आए हैं। जितनी भी सरकारें आई उनकी कुछ पॉजिटिविटी, कुछ नेगेटिविटी रही। इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हम चर्चा उन मुद्दों पर करें कि 35 साल में बिहार ने क्या पाया और क्या खोया। जब बच्चे बाल्य रूप में इस धरती पर आते हैं तो जो सुखी संपन्न लोग हैं वो अपने बच्चे की परवरिश अच्छी तरीक़ा से करते हैं, लेकिन जो गरीब परिवार के सदस्य होते हैं उनके बच्चे की ज़िंदगी आज भी क्या है वो आपको गाँव में देखने को मिलेगी। जो हमारा व्यक्ति अंतिम पंक्ति में खड़ा है, प्रशांत जी की सोच क्या है? सड़कें बन गई, इमारतें बन गई, बिजली की सुविधा हो गई, सब हो गई। पूरे बिहार में रोड, सड़क की जाल बिछ गई। लेकिन जो अंतिम व्यक्ति, अंतिम पंक्ति में जो परिवार खड़ा है, उसके आज भी परिवार की पृष्ठभूमि आप देखेंगे तो उसकी रहन सहन में, उनकी स्वास्थ्य में कोई बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है। बिल्कुल सही बात है। इसलिए प्रशांत जी की सोच है कि अब बहुत हुआ, अब बिहार में बदलाव की ज़रूरत है। बदलाव की क्यों ज़रूरत है? तो उस अंतिम पंक्ति में जो खड़ा है परिवार, उसके बच्चे सबसे पहले स्वस्थ रहे। तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जब स्वास्थ्य अच्छा रहे तो वह बच्चे जब थोड़ा बड़ा हों तो उसकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट का स्कूल में कोई फ़र्क नहीं हो। एक गरीब का बच्चा की शिक्षा भी उसी स्टाइल में, उसी समकक्ष हो जो आज बड़े घराने के बच्चे प्राइवेट स्कूल में लेते हैं। तो वो चाहते हैं स्वास्थ्य में परिवर्तन हो, शिक्षा में परिवर्तन हो। बच्चे जब बड़ा होते हैं तो यह 35 साल और उसके पहले आज भी लोग प्लान कर रहे हैं। अभी प्रशांत जी का एक सर्वे हुआ है, 60 लाख आपके ऐसे लोग हैं बिहार से जो गुजरात में, दूसरे प्रदेशों में वो काम कर रहे हैं। कितने के लिए? 10 से 12 हज़ार की नौकरी के लिए। अब बताएं कि यहाँ का युवा 10,000 12,000 रुपये की नौकरी दूसरे प्रदेशों में कर रहा है, उसको क्या मिला? उसका सिर्फ और सिर्फ शोषण हो रहा है। शारीरिक शोषण, मानसिक शोषण, उसके परिवार का शोषण। अब जब यहाँ रोजगार लगेंगे, रोजगार के अवसर प्रदान होंगे, जब यहाँ फैक्ट्रियाँ लगेगी तो 10,000 15,000 रुपये लोग यहाँ आराम से खाएंगे, अपने घर में रहेंगे
अपनी पत्नी के साथ रहेंगे, अपने माँ पिता के साथ रहेंगे, अपने बच्चों के साथ रहेंगे और देखभाल करेंगे। तो प्रशांत जी की सोच है कि यहाँ बड़े पैमाने पे जो पलायन है उसको रोक कर यहाँ रोजगार का सृजन करें। बिल्कुल सर, आप बात कर रहे हैं पलायन पे, आप बात कर रहे हैं रोजगार पे, आप बात कर रहे हैं महिलाओं की, आप किसानों की बात कर रहे हैं। लेकिन सर कुछ लोगों का कहना है, जैसे हमारे आम जनता जो भी हमारे न्यूज़ देखते हैं उन लोगों का कहना है कि ये जो जन सुराज है एक ही चॉकलेट के दो रैपर हैं। कहने का मतलब जेडीयू से ही टूट के बनी है, प्रशांत किशोर जी अपना पार्टी बना लिए हैं। तो जब जेडीयू में आपके आरसीपी सिंह जी भी थे, आपके प्रशांत किशोर जी भी थे, उस समय ये सोच क्यों नहीं आ रही थी? आज़ादी के बाद आप देश के राजनीति को देखेंगे तो लगभग 1925 में जनसंघ की स्थापना हुई, 1935 में कांग्रेस की स्थापना हुई, उसके बाद जनता दल बना। जनता दल विभक्त होकर के राष्ट्रीय जनता दल, समता पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी बनी। लोक जनशक्ति पार्टी टूटकर रामविलास जी की अलग पार्टी बनी, चिराग जी के निर्देशन में पारस जी की अलग पार्टी बनी। समता पार्टी जब लेकर शरद यादव जी आए, जनता दल यू में पार्टी का मर्जर हुआ। तो यह देश की तो परिवेश वही है कि कहीं ना कहीं से हम आए हैं। तो प्रशांत जी जब जेडीयू में आए, मैं बताता हूँ आपको, तो प्रशांत जी जेडीयू में 7 निश्चय लेकर आए। जो आज सुशासन की सरकार माननीय नीतीश बाबू 7 निश्चय का बखान करते हैं, वो 7 निश्चय हमारे जन सुराज के सूत्रधार माननीय प्रशांत जी का लाया हुआ है। उस पे काम हुआ। आपने माननीय रामचंद्र बाबू आरसीपी सिंह सर का नाम लिए, वो सिर्फ जेडीयू में ही नहीं रहे हैं, वो उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह के साथ काम किए हैं, वीर बहादुर सिंह के साथ काम किए हैं, मुलायम सिंह यादव जी के साथ काम किए हैं। भारत के कई मंत्रालय में काम करने के बाद जेडीयू में आए। उनकी जब कार्यशैली नीतीश जी को सुनाई पड़ा कि एक आरसीपी सर जो नालंदा के हैं वो इन मंत्रालयों में इतने अच्छे काम किए हैं, तो इन्होंने आग्रह पूर्वक करके लाया। और एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि जब कोई आईएएस अफसर प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनता है किसी गवर्नमेंट का, तो व्यक्तिगत किसी व्यक्ति का नहीं होता है। माननीय आरसीपी सर ने 2005 में प्रिंसिपल सेक्रेटरी के रूप में योगदान दिया, तो नीतीश कुमार जी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी नहीं थे, वो बिहार सरकार के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, वो भारत सेवा से आए थे। और 2005 में जो सुशासन की सरकार अपने आप को स्थापित किया, मैं 2003 से उनके साथ हूँ। आरसीपी सर 24 घंटा, अब जितना इसमें सोते होंगे 4 घंटा तो अलग बात है, 5 घंटा, वो टेबल पर बैठकर सबसे पहला वो बिहार के लाइन ऑर्डर को दुरुस्त किए। उनकी सोच थी और उनका सीधा सीधा फरमान था बिहार के डीजीपी को और आईजी, डीआईजी, एसपी को कि जिस रात में जाग गया उसके कल होकर के तुम्हारी कुर्सी नहीं बचेगी। याद होगा आपको 2006 की घटना, यहाँ 3 अपहरण हुआ था। तो उनकी जो कार्य करने की एक्टिविटी थी, और मैं बताता हूँ कि बिहार को विकसित बिहार बनाने के लिए, बिहार में रोजगार सृजन करने के लिए, बिहार को स्पेशल पैकेज दिलाने के लिए जो विशेष राज्य का दर्जा का अभियान चला था, वो किनके नेतृत्व में चला था? माननीय आरसीपी सर के नेतृत्व में। इन्होंने कहा था कि जब कोर्ट का वारंट घर तक पहुंचता है राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद और भारत सरकार के मंत्री के बनने के बाद, जब बिजली का बिल लोगों के मोबाइल पर पहुंचता है, तो लोगों की जो बुनियादी समस्या है, हम उसके घर के कागज मोटेशन को क्यों नहीं घर तक पहुंचा सकते हैं? एक बच्चे जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए, इनकम सर्टिफिकेट के लिए जो थाने में और ब्लॉक में जो भेंट चढ़ाते हैं, वह मोटेशन का कागज, वह इनकम सर्टिफिकेट, वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट लोगों के घर तक क्यों नहीं पहुंचा सकते हैं? तो आरसीपी सर की ये सोच रही है। आरसीपी सर जेडीयू से आए, प्रशांत किशोर जी जेडीयू से आए, यह महत्वपूर्ण नहीं है।
महत्वपूर्ण यह है कि इन नेता द्वय की इतिहास क्या है। माननीय प्रशांत किशोर जी ने एक विद्वान व्यक्ति हैं और कई राज्यों में उन्होंने सरकार बनाने का काम किया। तो बिहार उनकी माटी है, बिहार के वो लाल हैं, बिहार के वो बेटा हैं, तो बिहार में बदलाव की बहार ला रहे हैं, तो इसमें कोई दिक्कतें नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे अभी आप ही लोग का एक प्रोग्राम हो रहा था जहाँ पे आरसीपी सिंह जी भी थे, तो उन्हीं के कोई नेता थे जो बोल रहे थे जैसे ही जनसुराज की सत्ता आएगी, सरकार बनेगी, 1 घंटा के अंदर जो है शराब को चालू कर दिया जाएगा। आप मीडिया से हैं, जब से बिहार में शराब की बंदी हुई, बिहार की घाटा सबसे पहले हुई कि 20,000 करोड़ रुपया जो हमारा इनकम था वो बंद हो गया। बिहार के नेता माननीय नीतीश कुमार जी ईगो के शिकार हैं। 20,000 करोड़ रुपया घाटा, और जिस पॉलिसी के लिए यह नियम लागू किया गया वह पॉलिसी पे धरातल पर नहीं उतरा, और आज कल तक लोग घर से जाकर, दुकान से जाकर शराब खरीदते थे, आज होम डिलीवरी आपके घर तक आ रही है। इस बात को गौर से सोचिएगा। दुकानें बंद है, शराब चालू है। और प्रशांत किशोर जी का आपने बयान सुना होगा, BS ब्राउन शुगर। आज के लड़के जो स्टूडेंट हैं वो ब्राउन शुगर बेच रहे हैं, और कई लाख लोग जो अंतिम पंक्ति में खड़ा है वो जेल के अंदर है। बड़े बड़े होटल, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े ऑफिसर जिनकी दिनचर्या शराब बनी हुई है, उन पर आज तक कोई केस नहीं होती। कभी सुने 5 स्टार होटल में रेड हुआ? कभी सुने हैं कि किसी SP रंग के ऑफिसर के यहाँ रेड हुआ? कभी सुने हैं कि कोई ADG और DG रंग के अफसर के यहाँ शराब के लिए रेड हुआ? नहीं हुआ। कौन बंद है? तो बेचारे गरीब गुरुआ जो महुआ का दारू चुहा कर बेच रहे हैं। कौन बंद? ताड़ी के नाम पर। आप जब मेडिकल जांच होती है तो ताड़ी और वाइन में अंतर ही नहीं होता है। ताड़ी बेचने वाला जो नेचुरल हमारा है उसमें लोग अंदर हैं। तो ये आप सुने होंगे कि 1990 से 2005 तक रात में डकैती होती थी, अपहरण होता था। आज 2005 और 10 के टेन्योर को छोड़ दिया जाए तो आज दिन में डकैती हो रही है, दिन में अपहरण हो रहा है, दिन में लोग मर्डर हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आप शिक्षा की बात करते हैं, तो मेरा ये सवाल था कि जैसे अगर शराब फिर से उस तरह से चालू हो जाती है, पूरी तरह से बंद करने की बात क्यों नहीं कहते हैं, लेकिन अगर शराब फिर से उस तरह से चालू हो जाती है तो जो गरीब तबके के लोग हैं, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, तो उनके जो बेटा बेटी है, उनके बाप दादा अगर शराब पियेंगे तो उस मेंटल प्रेशर को झेल पाएंगे, फिर अपनी पढ़ाई जारी कर पाएंगे? देखिए, भारत के संविधान में जो लॉ है, आप बाइक चलाते हैं, हेलमेट नहीं चलाते हुए पकड़े जाते हैं तो क्या होता है? फाइन होता है। आप 4 व्हीलर गाड़ी चलाते हैं, बेल्ट नहीं लगाए हुए रहते हैं, क्या होता है? फाइन होता है। शराब जो ओरिजिनल वाइन है, अगर जिस तरह से जन वितरण की प्रणाली की दुकानें में किरासन तेल का कार्ड होता था, गेहूं चावल की कार्ड होती थी, आज भी वो है। मिट्टी का तेल खत्म हो गया, चीनी जन वितरण प्रणाली की दुकान में खत्म हो गई बिकना। तो आप दूसरे प्रदेशों में जाएंगे, जब गुजरात जाएंगे और भी कहीं जाएंगे, तो वहाँ एक लॉ बना हुआ है। ऐसे भी भारत के संविधान में आप किसी जनहित जगह पे वाइन नहीं पी सकते हैं, आप वाइन पीकर गाड़ी नहीं चला सकते हैं, आप ओवरडोज नहीं ले सकते हैं, ये प्रोविजन है। उसके लिए हम लॉ बनाएंगे। आज पुलिस, आप पूरे बिहार का, पटना राजधानी है जिसको प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम इसको पुणे की तरह बनाएंगे, मुंबई की तरह बनाएंगे। आप पटना आप जाएं, पटना की राजधानी का यह हाल है कि हर चौक पे सैकड़ों की संख्या में टोटो उस चौक को ही जाम करता है।
लेकिन उसको कोई प्रशासन देखने वाला नहीं है। सीएम की गाड़ी गुजरेगी, बड़े बड़े आला अधिकारियों की गाड़ी, मंत्री की गाड़ी गुजरेगी तो एस्कॉर्ट रहती है। लेकिन आप ऐसे जाएंगे तो पुलिस को कहता है ईमानदार बनने के लिए, आप घर के अपने बच्चों को कहते हैं ईमानदार बनने के लिए, तो पहले आपको अपना ईमानदारी दिखाना होगा। तो पुलिस लगी हुई है दूसरे कामों में, लाखों लाख पुलिस क्या है, तो दारू पकड़ो, लो और छोड़ो, बालू पकड़ो, लो और छोड़ो। आप एक सिस्टम डेवलप नहीं कर रहे हैं। सड़कें बन रही कि हमारे लोग सुगमतापूर्वक कैसे, प्रत्येक दिन एक्सीडेंट हो रहा है। आप पटना में 1 वे 2 वे बड़े बड़े पुल बना रहे हैं, बड़े बड़े रोड बना रहे हैं, आप ऐसी पॉलिसी क्यों नहीं ला रहे हैं? पब्लिक को सेपरेट क्यों नहीं कर रहे हैं चलने के लिए? आप कह रहे हैं फुटपाथी लोगों को रोज हटा रहे हैं, आप उसके नियमानुसार आप उसको रोजगार सृजन के लिए क्यों नहीं उसको वेंडर जोन बना रहे हैं? आप पूरा बिहार फुटपाथियों से रोड अतिक्रमित है, तो आप उसको वेंडर जोन बना कर दें। यह 35 साल में नेता द्वय की सरकार मूलभूत समस्याओं से भटक चुकी है। इसलिए हमारे माननीय प्रशांत किशोर जी और हमारे माननीय आरसीपी सर जी बिहार बदलाव की कर रहे हैं बात कि लोगों का पलायन रुके, यहाँ रोजगार धंधे बढ़ें, यहाँ फैक्ट्रियाँ लगें, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, लाइन ऑर्डर सब दुरुस्त हो। और मैं बता रहा हूँ, आप किसी भी गांव जाएं, जन स्वराज के बारे में आप पूछें तो बच्चा से बच्चा, चाहे पढ़े हो या अनपढ़ हो, यह बात कहते हैं कि इस बार बदलाव होकर रहेगा। हम तो लगातार पब्लिक ओपिनियन कर रहे हैं चुनाव को लेकर। सर आप, और एक मुद्दा है मेरे पास कहने का मतलब, जैसे आप रोजगार, पलायन, शिक्षा की बात कर रहे हैं, लेकिन कोई भी पार्टी ये बात नहीं कर रही बिहार में हर साल जो है बाढ़ की समस्या बनी हुई रहती है। लाखों लोग, हजारों घर ढह जाते हैं बाढ़ में, उनकी आर्थिक स्थिति फिर से जीरो पे आ जाती है। तो बाढ़ से नियंत्रण कैसे पाया जा सकता है? यदि आपकी सरकार आएगी तो आप क्या करेंगे? जब से राजनीतिक क्षेत्र में मैं आया हूँ, 90 से इस सरकार को हम बहुत नज़दीक से देखे हैं। नेता द्वय की बात हो रही है, लालू यादव जी और नीतीश कुमार जी। आप देखते होंगे कि जब बरसात का समय आता है तो या तो बरसात नहीं आई तो इस क्षेत्र को सुखाड़ घोषित कर दो, और बाढ़ अगर आ गई तो पूरा इलाका जलमग्न है घोषित कर दो। लोगों के नाम पर हम बराबर कहते हैं कि सरकार में जो सबसे बड़ा घोटाला हुई है, लालू जी की सरकार में जिन घोटालों की चर्चा हम करते हैं उनसे अलग नीतीश बाबू के राज्य में सबसे बड़ा जो घोटाला हुई है, योजना का घोटाला है। आप जिस धरती पर आप हमसे वार्तालाप कर रहे हैं, यहाँ प्रत्येक 3 साल पर मलमास मेला लगती है। एक एग्जाम्पल काफ़ी है आपके लिए। और एक सरस्वती नदी है जो ब्रह्मकुंड के नीचे से होकर श्मशान घाट तक उससे आगे जाती है। प्रत्येक मलमास मेले में मैं करीब 20 वर्षों से देख रहा हूँ कि उसके सफाई के लिए टेंडर 50 लाख से शुरू हुआ, अभी 2.5 करोड़ तक जाती है। लेकिन अभी आप जाएंगे तो आप उसकी स्थिति जो 25 साल पहले थी वो अभी है। इसका मतलब है कि सरकार की जो पॉलिसी है बाढ़ सूखाग्रस्त के लिए या बाढ़ग्रस्त के लिए, ये योजना घोटाला का है। और मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि यही स्थिति आप पूर्णिया चले जाएं, आप कटिहार का रूप वह इलाका चले जाएं जो बाढ़ से ग्रसित रहती है, 9 महीने उस पर कोई काम नहीं होती है। जब बाढ़ का महीना 3-4 महीने का आता है तो योजना आता है सिर्फ और सिर्फ घोटालों के लिए। हम पहले से अगर वाटर स्टोरेज का कोई प्लान करेंगे, सपोज कीजिए कि राजगीर पूरा, आप ऐसे इसको समझिए कि आपने गंगा जल लाकर आप वाटर स्टोरेज कर रहे हैं ना भाई, राजगीर में बगल में नारदीगंज है, घोड़ा कटोरा के पीछे, वहाँ भी आप वाटर स्टोरेज कर रहे हैं। तो जब हम गंगा जल को ला करके वाटर स्टोरेज कर सकते हैं तो हम जहां बाढ़ग्रस्त इलाका है वहां 6 महीना पहले से हम वाटर स्टोरेज क्यों नहीं कर सकते हैं? इस पर नहीं है।
क्यों? इसलिए कि सरकार की सोच है कि जब इस पॉलिसी को हम ले आएंगे, वाटर स्टोरेज हो जाएगा, तो छाता के नाम पर, गुड़ के नाम पर, चने के नाम पर योजना का घोटाला कैसे होगा? ये पूरी नीतीश बाबू की जो सुशासन सरकार है वह घोटालों पर आधारित है। उस घोटाला का नाम योजना घोटाला है। तो मेरा सवाल ये था सर कि एक तरफ बाढ़ एक तरफ सुखाड़, आप नियंत्रित कैसे करेंगे? आप नियंत्रण कैसे करेंगे? हम इस पर काम करेंगे। हम इस पे क्या प्लानिंग? हम जिस तरह से वाटर डैम यहाँ बना है, हम उस तरह से जो बाढ़ ग्रसित इलाका है उसको हाँ वाटर स्टोरेज के लिए हम व्यवस्था करेंगे। जहाँ सुखाड़ है वो वाटर स्टोरेज को हम फॉलो करने का हम इसकी पॉलिसी लाएंगे जो अदर स्टेट में है। पहले के लोग क्या होता था, पहले के लोग, आप कई स्टेट में जाएंगे, जैसे यहाँ पे 5 पहाड़ों से घिरा हुआ इलाका है, तो कई ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे जब बारिश का महीना आता है तो पहाड़ पे वाटर स्टोरेज किया जाता है। उस समय इतनी सारी टेक्नोलॉजी नहीं थी, और जब गर्मी के दिन में वाटर लेवल घटता था तो उस वाटर को धीरे धीरे शहर में छोड़ा जाता था। हम पॉलिसी लाएंगे उसके लिए, स्पष्ट है। हम गंगा जल को एकत्रित कर रहे हैं, पानी लाकर, जो बरसात का पानी नेचुरल वाटर है उसको हम स्टोरेज करने में क्या परेशानी है भाई? हमारे यहाँ जमीन की कमी है क्या? पॉलिसी की कमी है, सोच की कमी है। यही सोच तो हम लोग बदलने जा रहे हैं। अब बिहार का लोगों ने बीड़ा उठा लिया है कि हम प्रशांत किशोर जी और माननीय आरसीपी सिंह जी के नेतृत्व में नया बिहार बनाएंगे। युवाओं ने ठान लिया है, महिलाओं ने ठान लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो आपने सुना, इनका कहना है युवाओं ने ठान लिया है, महिलाओं ने ठान लिया है, और बिहार के हर एक जनता ने ठान लिया है कि इस बार बिहार में बदलाव होके रहेगा। और ऐसे ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। आप देख रहे हैं अपना नालंदा। कैमरामैन संजय के साथ मैं सुभाष रजक। धन्यवाद।